हेलो स्टूडेंट्स, चलो आयनिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने पीएच कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी थी और हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट केस लेते हैं पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड और वीक मोनो एसिडिक बेस। हेडिंग लिखो, पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड और मोनोएसिडिक बेस। मोनोप्रोटिक एसिड वीक वाले जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने कहा भी है कि CH3COH, C6H5COH, HCOH, फॉर्मिक एसिड HCN, hydrocyanuric acid HOCN, etc. These are the examples of the weak acids. अच्छा, weak monoacidic bases, अमोनिया, अमोनिया एक्वस। अच्छा, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ही बात होती है। और एनिलीन C6H5NH2, और कई बार इसको ऐसे लिखते हैं जैसे अमोनिया में एक वाटर जोड़ के लिखते हैं ना हम, बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए, तो ऐसे ही अमोनिया में एक वाटर जोड़ के लिखते हैं NC6H5NH3OH। इसे बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलेंगे एनिलीन। ये एनिलीन है तो ये एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। तो वीक मोनोप्रोटिक एसिड और मोनोएसिडिक बेस, ये मान लो इनकी पीएच फाइंड आउट करनी है। तो चलो एसिड का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो लेट अस टेक अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एक ही बात होती है, एसिड। HA, सिंबल HA ले लिया। तो मान लो अगर HA एसिड है पानी के अंदर, तो आयोनाइज होगा तो क्या देगा, H+ कंसेंट्रेशन, साथ में A- भी प्रोवाइड करेगा। और आप तो जानते हो कि हर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। एसिड है तो Ka बोलते हैं, बेस है तो Kb बोलते हैं, लाइक दैट। मान लो इसकी कंसेंट्रेशन C है, T = 0 पे, और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये 0 0 थे, इक्विलिब्रियम आ गया तो ये C1 - अल्फा। अब अल्फा कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आप जानते हो अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो क्या बना, C अल्फा, क्या बना, C अल्फा। और मान लो इसका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो तो पता है ना, H+ कंसेंट्रेशन इंटू A- कंसेंट्रेशन अपॉन HA। तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा। एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से K की वैल्यू आ जाती है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। तो K = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। आप ध्यान से देखो, H+ कंसेंट्रेशन, हमें तो पीएच फाइंड आउट करनी है। मेनली क्वेश्चंस में पीएच पूछी जाती है, हालांकि और भी चीज पूछ सकते हैं जैसे A- की कंसेंट्रेशन कितनी है एंड ऑल दैट। तो अगर H+ की कंसेंट्रेशन हमें आ जाए तो बस पीएच आ जाएगी। तो हमें C अल्फा चाहिए। अब C अल्फा में C तो खैर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, K भी क्वेश्चन में दिया होगा, अल्फा वी हैव टू फाइंड आउट। क्वाड्रेटिक बन रही है अल्फा में, अल्फा में इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, और आप तो जानते हो हम तो क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं। अगर बच सकते होंगे तो बचेंगे, बच सकते होंगे, बचेंगे का मतलब क्या हुआ, बच सकते होंगे और बचेंगे का मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेशन अगर हो सकता होगा विदाउट मच एरर, अगर सिंपलिसिटी के साथ कैलकुलेशन अगर आसान हो जाए और आंसर आ जाए, तो इससे बढ़िया क्या बात, टाइम बचता है एग्जाम्स में, नंबर पूरे मिल जाते हैं आपको। तो फिर हम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। तो लेट अस डू द सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। तो लिखो, suitable approximation, suitable approximations में केस 1 क्या, वैसे तो आप जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा जो है वो कम होता है, और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हमने पढ़ा है कि अल्फा तो काफ़ी कम होगा 1 के कंपैरिजन में,
if concentration of the weak acid is relatively high, if concentration of weak acid is high, मतलब that is C is जो concentration है is greater than equal to 10 to the power minus 2m, then alpha is much smaller in comparison to 1. क्या है ये? ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। इसे बोलते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड इज हाई, दैट इज C इज ग्रेटर देन इक्वल 10 टू द पावर माइनस 2m, तो अल्फा इज मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू 1। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है तो अल्फा को उड़ा दो इन कंपैरिजन टू 1। तो ऐसे में अल्फा इज मच लेस देन 1, तो मैं एक काम कर सकता हूं, 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर मान लूं? 1 के। अब इक्वेशन 1 में अगर यूज कर लें, नेक्स्ट स्क्रीन पे यूज करेंगे, पहले पूरी बात नोट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या रिलेशन आया? तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट K अपॉन C। और हमें क्या चाहिए था? H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर थी? जरा प्रीवियस स्क्रीन पे आना, देखो प्रीवियस स्क्रीन पे आए तो H प्लस कंसंट्रेशन साफ दिख रही है, C अल्फा के बराबर है। तो अब हमने अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद में ये C अल्फा था, तो C इंटू स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट K इंटू C। फिर तो क्या? फिर तो वी कैन फाइंड आउट द pH। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K इंटू C। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग C। ये फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज एप्लीकेबल व्हेन alpha is much less than 1, that is alpha is less than 0.1 और less than equal to 0.1। देखो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, अप्रोक्सीमेशन करने के बाद ये फॉर्मूला आया है। वीक एसिड, वीक मोनोप्रोटिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCN, उनकी pH कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है और काफ़ी यूजफुल भी है। तो इस फॉर्मूले में pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग C है। अच्छा, ये फॉर्मूला जब भी एप्लीकेबल है जब अल्फा 1 से काफ़ी कम हो। अब 1 से काफ़ी कम तो काफ़ी रिलेटिव सी चीज़ हो गई, तो हमें एक पता होना चाहिए, हमें एक रेफरेंस तो पता होना चाहिए कि हम काफ़ी कम कब बोलेंगे। जब अल्फा की वैल्यू 0.1 के बराबर या उससे कम होगी तो हम उसे मच लेस देन 1 बोलेंगे और उड़ा देंगे मतलब इग्नोर कर देंगे। एंड दैट्स व्हाट वी डिड एंड वी गॉट दिस एक्सप्रेशन। तो pH का फॉर्मूला आ गया, काफ़ी यूजफुल है। 10 में से 9 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो उसमें अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम ही होगी या बराबर होगी, तो आसानी से आप अल्फा को इग्नोर कर पाओगे। एंड दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड। ये वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए फार्मूला था pH का, आ गया ये। अच्छा, सिमिलरली वीक बेस के लिए भी कह सकते हो एज ए नोट करके। हम तो वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहे हैं। फॉर अ मोनो एसिडिक बेस, बच्चे अगर मोनो एसिडिक बेस की बात कर रहे हैं तो मोनो एसिडिक बेस के लिए pH नहीं, अब बेस तो OH माइनस देगा ना, तो pH की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? POH इज इक्वल टू हाफ pKa की जगह pKb। बेस है तो pKb आएगा ना, अच्छे से लिख देते हैं। pKb माइनस log C। But again, this is applicable when alpha is less than equal to 0.1। अल्फा की वैल्यू 0.1 के बराबर या उससे कम होगी, तभी हम एक वीक मोनो एसिडिक बेस के लिए, वीक भी लिख दो, वीक के लिए है, ये एप्लीकेबल होगा।
तो POH का ये फार्मूला आ गया बच्चों, हाफ pKb माइनस log C। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट POH फॉर द वीक बेस। बट ये अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। ये केस 1 था जब अल्फा की वैल्यू हम इग्नोर कर पा रहे हैं, जब कंसंट्रेशन इज एनफ हाई एंड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करके अल्फा को उड़ा दिया हमने, राइट। अब ये तो केस 1 था। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम हो, मतलब कंसंट्रेशन 10⁻⁻2m से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है सॉल्यूशन डाइल्यूट हो वीक एसिड का, तो क्या बनेगा, केस 2 बनेगा। पहले ये पूरी बात नोट करो एक बार, नोट इट डाउन। देखो केस 2, if solution of weak acid is dilute, क्योंकि वीक एसिड को लेकर के हम डिराइव कर रहे हैं तो वीक एसिड बोल रहे हैं, हालांकि यहां वीक बेस भी एप्लीकेबल है। डाइल्यूट दैट इज concentration C of the weak acid is less than 10⁻⁻2m but greater than equal to 10⁻⁻6m। अगर C जो है वीक एसिड या वीक बेस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2m से तो कम है बट 10⁻⁻6m से ज्यादा है, अगर ऐसा केस है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इन सच डाइल्यूट सॉल्यूशंस, in such dilute solution alpha is appreciably high and can't be ignored। फिर इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर तो क्या, फिर तो इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। नाउ सॉल्व क्वाड्रेटिक। इक्वेशन 1 कौन सी, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड गेट अल्फा। एक बार अल्फा आ गया तो अब H प्लस कंसंट्रेशन ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मिक्स ना हो, ऐसा कर लो, इज इक्वल टू C अल्फा। फ्रॉम हियर pH कैन बी कैलकुलेटेड। ना बच सकते, आप क्वाड्रेटिक से बच नहीं सकते। अगर सॉल्यूशन ऑफ द वीक एसिड डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 से कम और 10⁻⁻6m से ज्यादा है, तो फिर तो भैया एक बात सुन लो, इन सच डाइल्यूट सॉल्यूशन अल्फा इज अप्रिशिएबली हाई, अच्छा खासा हाई होगा। अल्फा की वैल्यू 0.4 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, 0.5 हो सकती है। 0.5 कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू 1। 1 के कंपैरिजन में 0.5 इग्नोर करोगे तो 50% आपने इग्नोर कर दिया। 50% को उड़ा थोड़ी दोगे, 1-2%, 10% तक का एरर अलाउड है। हमने अल्फा की वैल्यू 0.1 तक है तो हमने इग्नोर कर दिया, चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अंडरस्टूड। तो अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड या वीक बेस इस रेंज में है, तब आप इग्नोर नहीं कर सकते अल्फा को 1 के कंपैरिजन में, और आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद अल्फा आएगा, काम थोड़ा ज्यादा होगा, करना पड़ेगा। तो 10 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से सॉल्व करना पड़े। अच्छा, ये तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केस 1 पढ़ लिया, केस 2 पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो भी जाते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है। ये सब जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ने के बाद, दोनों केसेस करने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में गड़बड़ भी हो जाती है, ज़्यादातर सही हो जाते हैं, एक आध गड़बड़ भी हो जाती है। तो सर ये क्या हुआ, फिर तो कुछ गलत पढ़ा दिया कि मैंने? ना गलत ना, ये तो मेरे पढ़ाने का तरीका है। रियलाइज तो जब ही करोगे ना चीज़ों को, जब आपको पता हो कि क्या कारण था गलती का। हाँ, अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 1-2 क्वेश्चन इन दोनों मेथड्स को यूज करते हुए वीक एसिड वीक बेस की पीएच कैलकुलेशंस में आपको गलत आंसर दे सकते हैं। सो व्हाट टू डू? तो गलती कहाँ हुई, पहले तो गलती कहाँ हुई ये समझ में आए, फिर करना क्या है। सर ये बताओ, हमें तो करना क्या है? हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने, हमें नंबर चाहिए, हमें चाहिए रैंक आईआईटी में, हमें तो आईआईटी बॉम्बे जाना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे वहाँ, तो दिल्ली भी चला जाऊँगा सर मैं, बस सर इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं कुछ भी, और नहीं। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, क्या कारण है जरा देखो। कारण ये है कि
हमने केस 1 केस 2 को क्लासिफाई कर दिया, केस 1 केस 2 का क्लासिफिकेशन कर दिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अल्फा को उड़ाना है या नहीं उड़ाना है, इग्नोर करना है या नहीं करना है, हमने केवल कंसंट्रेशन के बेसिस पे कर दिया कि कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -2m के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो इग्नोर कर दो, और कंसंट्रेशन यदि 10 की पावर -2m से कम हो, 10 की पावर -6m से ज़्यादा हो तो इग्नोर मत करो। तो केवल कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने अल्फा को क्लासिफाई कर दिया। पर ध्यान दो, यही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 1, यही है इक्वेशन नंबर 1। इसमें अल्फा केवल सी पे डिपेंड नहीं करता, के पे भी डिपेंड करता है, और के अलग अलग एसिड्स का अलग अलग होता है मेरे भाई। अगर k की वैल्यू 10 की पावर -4 -5 है तब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, -6 है कोई दिक्कत नहीं आती। बट यदि k की वैल्यू 10 की पावर -12 का ऑर्डर है, 10 की पावर -11 का ऑर्डर है, फिर ना फिर तो ये सब फेल हो जाते हैं। फिर वो काम करता है जो मैं बोल रहा हूँ। क्या? एज ए नोट करके लिखो इस बात को। केस 1 केस 2 पढ़ लिए, बट इससे गलती हो जाती है। गलती ना हो तो पहले हमें दो बातें, गलती क्यों हुई और फिर हम क्या करें जिससे गलती हो ही ना, हमारा आंसर बिल्कुल सही आए। तो लिखो एज ए नोट। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। पानी पी लेता हूं जरा, इतने आप ये नोट करो। तो लिखो एज ए नोट, क्या नोट? द अबव केस 1 and 2 are based on only concentration of weak acid weak base solution। ये एक फ्लॉ है, इट्स ए फ्लॉ। फ्लॉ मतलब कमी, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक को फ्लॉ बोलते हैं। तो द अबव केस 1 and 2 आर बेस्ड ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्यूशन। हाउएवर अल्फा डिपेंड्स ऑन बोथ के, केबी, एसिड है तो के, बेस है तो केबी, एंड सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो के पे भी डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और हमने केवल कंसेंट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। तो फिर एरर तो आना ही था। तो फिर करें क्या? टू कैलकुलेट करेक्ट पीएच फर्स्ट calculate approximate value of alpha, calculate approximate value of alpha from the expression alpha is equal to square root k upon c और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बी अपॉन सी। आप पहले अप्रोक्सीमेट अल्फा निकाल लो, अप्रोक्सीमेशन कर लो पहले। 1 के कंपैरिजन में अल्फा को इग्नोर करने के बाद जो अल्फा का एक्सप्रेशन आता है वो यही तो आया था, स्क्वायर रूट के अपॉन सी। ऑफ कोर्स फॉर एसिड, दिस इज फॉर बेस। फॉर बेस तो ये एसिड के लिए और ये बेस के लिए आप ऐसे निकाल लो। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई, ठीक है। इफ दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0.1 देन गो टू केस 1 और एल्स गो टू केस 2। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप तो पहले अप्रोक्सीमेट अल्फा निकाल लो के और सी की मदद से, एसिड या बेस के लिए, वीक एसिड वीक बेस के लिए। अगर उसकी वैल्यू 0.1 के बराबर या उससे कम आ गई तो केस 1 पर चले जाओ, वरना केस 2 पर जाओ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, आंसर सही आएगा।
इस वाले मेथड से आंसर सही आते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। तो ये था केस 1 केस 2 का सही तरीका, आपको ये फॉलो करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली केस 1 केस 2 पे मत जाओ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। आप तो अप्रॉक्सीमेट अल्फा निकाल लो पहले, वो इग्नोर करके जैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट के अपॉन सी या के बी अपॉन सी। अगर ये 0.1 के आसपास, ऑफकोर्स ये अप्रॉक्सीमेट है बट 0.1 के आसपास आ रहा है, 0.1 से कम है या बराबर है, अरे 0.1001 भी आ जाए तो 0.1 ही मान लेना, इतना मत करना भाई। तो फिर तो केस 1 पे चले जाओ, आंसर वुड बी राइट, और वरना केस 2 पे जाओ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। मान लो सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू 0.4 आ गई। अब 0.4 तो अप्रॉक्सीमेशन के बाद आई है, तो ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 0.4 के आसपास कहीं होगी, 0.35 होगी, 0.45 होगी, बट इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, ये तो मालूम पड़ गया ना कम से कम। तो फिर तो आपको केस 2 पे जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। तो दिस इज द मेथड यू हैव टू फॉलो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक केस 3 भी आएगा, लिख लेते हैं पहले, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। पहले पूरी बात नोट करो, नोटेड। केस 3 वीक एसिड वीक के बेस के केस में चल रहे हैं ये सब। इफ सॉल्यूशन ऑफ weak acid weak base is extremely dilute, that is C less than 10 to the power minus 7 m, 6 m ले लो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड वीक बेस 10 to the power minus 6 है, में बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो फिर तो आपको पता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से ये मालूम था कि अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इवन द वीक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन सच डाइल्यूट सॉल्यूशन। In such dilute solution, alpha is nearly 1 as a weak electrolyte behaves similar to strong electrolyte as a weak electrolyte behaves as similar to the strong electrolyte when solution is very dilute। तो सॉल्यूशन जो है अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगा, तो अल्फा अप्रोचेस 1, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये HA जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, अब तो यूं ही लिख दो इसको। एंड ऑल्सो इन सच केस वाटर का इफेक्ट लेना होगा, तो वाटर का इफेक्ट भी लेना होगा, तो ये कंसंट्रेशन C 0 0 0 C C और वाटर का इफेक्ट भी लेना होगा। जब कंसंट्रेशन किसी एक्सटर्नल सोर्स की पानी में डुबोने पर 10 की पावर माइनस 6 m से कम हो तो वाटर का इफेक्ट लेना होगा, तो H प्लस प्लस OH माइनस 1000 अपॉन तरीका मालूम है आपको 18 माइनस x x x और ये C और आ गया, बाकी अब x प्लस C इंटू x इज इक्वल टू KW। पता है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाला सेकंड केस है ये। कहने का मतलब यह है कि अगर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस बहुत डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 m है, तो पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, करवा दिया स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव। नॉट ओनली दैट, वाटर का इफेक्ट भी लेना होगा, क्योंकि वाटर से आने वाली जो कंसंट्रेशन है H प्लस की 10 की पावर माइनस 7 से थोड़ी सी कम ले लो, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, 10 की पावर माइनस 7.25 माइनस 7.5 टाइप, और ये भी 10 की पावर माइनस 6.5 या माइनस 7 माइनस 7.5 है। यू कैन नॉट इग्नोर, वाटर का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस। बहुत रेयरली आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा, बट आएगा तो करना पड़ेगा।
बट आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नोट करो पूरी बात। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस ऑन देम। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, find pH of 0.2 m aqueous NH3 solution। Kb दिया हुआ है अमोनिया का 2 × 10⁻⁵। और भी पूछ ले क्वेश्चन। ऑल्सो कैलकुलेट अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि pH ऑफ 0.2 m एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक वीक बेस है, तो कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो। देखो मैं दो अप्रोचेस बता रहा हूं, ये बड़े यूजफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट मैं कई बार क्वेश्चन को पूरा तोड़ के पोस्टमार्टम करके तब सॉल्व करता हूं, तो फिर और कोई जो चीज़ें पूछी भी होती हैं वो भी आसानी से कैलकुलेट हो जाती हैं। जैसे ऐसे कर लो, मान लो अमोनिया है, एक्वस अमोनिया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो 0.2 m। अल्फा अप्रॉक्सीमेटली निकालने के लिए बोला था पहले। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली अल्फा कैलकुलेट करके देख लो, अगर वो 0.1 से के बराबर या कम आ जाए तो बस केस 1 पे चले जाओ। तो स्क्वायर रूट ऑफ Kb, व्हाट इज Kb? 2 × 10⁻⁵ अपॉन C 0.2, तो कितना हो गया 10⁻⁴ 10⁻⁻2 0.01, विच इज लेस देन 0.1 ऑफ कोर्स। इसका मतलब अल्फा कैन बी इग्नोर्ड। तो फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा? केस 1 वाला। नहीं, बेस है तो pH नहीं, क्या हो जाएगा? POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C। ये वाला फॉर्मूला था ना। ये कब था? व्हेन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0.1, यही तो था। तो अल्फा की वैल्यू तो 0.01 आ रही है यहाँ पर। 0.2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻⁴ का रूट लोगे तो 10⁻⁻2 आ गया। तो अब देखना हाफ PKB, KB दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, तो लॉग लोगे तो लॉग इसका माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁵, तो 5 माइनस log 2। अब ये गुणा भाग खुद करो, देखो माइनस log C की वैल्यू मतलब 2/10, 0.2 को 2/10 लिख लिया। जरा करो सॉल्व, तो कितना 5 माइनस log 2 मतलब 0.3 माइनस log 2 0.3 प्लस log 10 1, यही हुआ। माइनस log 2 माइनस log 10 तो प्लस हो गया, 5 और 1 6, हाफ 6 माइनस 0.6 तो कितना 5.4, तो आंसर 2.7। दैट्स इट। ये POH है। अच्छा pH चाहिए था, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो कितना 14 माइनस 2.7, सो द वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 11.3। दैट्स इट, यही आंसर है। अब क्वेश्चन ने अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन भी पूछ ली, तो फिर ये तो डायरेक्ट फार्मूले से कैसे आएगा? ये तो फिर हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा, बेसिक एनालिसिस से करेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे करो, ऑल्टरनेटिवली आप इस तरीके से सॉल्व करो जैसे मैं बता रहा हूं। आप तो अमोनिया को, अमोनिया पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह लेना है, तोड़ के लिखो लाइक दिस। कंसेंट्रेशन कितनी थी? 0.200, इक्विलिब्रियम पर 0.2 माइनस x ले लो, x। सर अल्फा तो चेक कर ही ना रहे, कर लेंगे अल्फा तो फिर भी चेक कर लो, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। तो अब Kb किसके बराबर होता है? Kb है 2 × 10⁻⁵, वो किसके बराबर? Kb तो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अमोनियम आयन मतलब x कंसेंट्रेशन इंटू x अपॉन 0.2 माइनस x।
तो सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। नहीं, एक्स को उड़ा दो, इग्नोर कर दो। सर कैसे मालूम इग्नोर कर दें, जरा देखना। अल्फा अप्रोक्सीमेटली जब कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो, स्क्वायर रूट के बी अपॉन सी, और वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आती है 0.01 आ गई, विच इज लेस देन 0.1। कट तो नहीं गया राइट साइड में, जरा चेक कर ले। नहीं, सही है। तो के बी की वैल्यू, ये अल्फा अप्रॉक्स जो है वो 0.01 है। अब जब अल्फा जो है 0.01 है तो आसानी से हम एक्स को इग्नोर कर सकते हैं। एक्स कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू 0.2, सो एक्स इज मच लेस देन 0.2। तो जहां भी, तो ये वाला एक्स इग्नोर कर दिया। अच्छा, इग्नोर हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ना। अरे ये बहुत बेसिक बातें हैं, कभी ये सब भी कर दो। 100 ऐसा थोड़ी है, 100 प्लस 0.1 है, इसको इग्नोर कर दो चलेगा। 100 माइनस 0.1 है, अरे चलेगा। ये मत करना कि नहीं सर ये तो पॉइंट अन्ना सर बहुत छोटा, हम ना लेते 100 लिख देंगे इसको, तो पागल हो क्या। इग्नोर हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं। कि नहीं सर 1000 अपॉन 0.1 तो बहुत छोटा है सर, हम ना करेंगे डिवाइड इसे, हम तो 1000 ही लिख देंगे। इग्नोर, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि x इज इग्नोर्ड एंड मच लेस देन 0.2, तो आपने इग्नोर कर दिया। तो यहां से सॉल्व करने पर क्या हुआ, जरा देखना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 4 × 10 to the power -6, तो x की वैल्यू हो गई 2 × 10 to the power -3 m। कंसंट्रेशन है तो आ गया x। एक तो आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा था अमोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो यही तो है अमोनियम आयन कंसंट्रेशन। एक आंसर तो ये आ गया। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि नहीं हमें तो सर पीएच भी, हम ये फार्मूला ना लगा रहे, भूल गए फार्मूला, कोई बात नहीं, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। OH माइनस कंसंट्रेशन जो है वो x के बराबर ही तो है, एंड दैट इज 2 × 10 to the power -3। तो POH कितना हो गया, 3 माइनस log 2.3 2.7। तो फिर pH की वैल्यू कितनी हो गई, 14 माइनस 2.7, तो कितना 11.3। आ गया ना वही आंसर जो चाह रहे थे, ये रहा। ये मेथड फार्मूला बेस्ड, ये पूरा तोड़ के, पूरा एकदम खोल दिया रख के क्वेश्चन को, पोस्टमार्टम करके उसका फिर पोस्टमार्टम कर दिया, जैसे करते हैं ना पोस्टमार्टम, वो दिखाते हैं ना वो CID में डॉक्टर सालूम के 25-30 साल पहले भी यही सब थे। ACP प्रद्युमन, दया, अभिजीत, अभी भी बच्चे देखते रहते हैं, मेरे बच्चे देखते रहते हैं वो CID। अब CID तो बहुत ही इवॉल्व हो गया अब तो CID। अब उन्हें अगर पृथ्वी पर केस नहीं मिलते ना तो चांद वांद पर निकल लेते हैं वो, कि चलो कोई चांद पर मर्डर हो गया वहीं चलते हैं, मून पे, प्लैनेट्स पे, भूतों की पिशाचों की कहानी सुनाने लगे आजकल उसमें। जब कुछ ना होता, जब स्टोरी ना होती ना, तो ये ऐसी होता है भाई। जैसे कई बार लिरिक्स ना होते हैं ना गानों में, तो फिर जैसे आजकल गाने बनते हैं वैसे ही बनते हैं, फिर वो तो क्या करें, कंप्रोमाइज़ है ना। लिरिक्स मिल गया तो गाना अच्छा बन गया। अब गाने डालने भी ज़रूरी हैं पिक्चरों में, एसेंशियल कंपोनेंट है इंडियन मूवीज़ में तो, बॉलीवुड में तो। बट जब शब्द ही ना मिल रहे तो बेचारे क्या करें, वो भी कुछ तो करेंगे ना, तो कोई बात ना है। तो 11.3 तो पूरा तोड़ के क्वेश्चन लिख लिया हमने, पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन का। दिल, गुर्दा, किडनी सब मिल रहे हैं वहाँ पर, हैं जिगर विगर सब दिख रहा है उसका। बस फिर तो जो चाहिए वो बता दो। गॉट इट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। एक आध क्वेश्चन एसिड का भी ले लेते हैं, लेट्स डू। और एक क्वेश्चन लो, मान लो क्वेश्चन ऐसे कहते हैं, फाइंड pH ऑफ, मान लो कुछ इस तरीके से बोल दें कि भाई 10 to the power -3m HCOH के दिया हुआ है 10 to the power -4। मान लो ये क्वेश्चन हो कि 10 की पावर -3m HCOH सॉल्यूशन की pH बताओ, के दिया हुआ है 10 की पावर -4। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेरा वाला तरीका तो देखो ये है कि HCOH टूटा,
HCO माइनस प्लस H प्लस एक्वस है ऑफ कोर्स। K दिया हुआ है 10 की पावर -4। कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 थी, इसमें से x खर्च हुआ इक्विलिब्रियम पर, x बना तो ये किसके बराबर लिख दें, x स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -3 माइनस x। अब x को इग्नोर करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है। तो अप्रॉक्सीमेट अल्फा की वैल्यू वो कैसे लिखते हो आप, k अपॉन c से कैलकुलेट करके देखते हो। 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -3, तो ये 0.1 का रूट कितना हो गया, लगभग 0.3 के बराबर टाइप से अप्रॉक्सीमेटली 0.3। ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन 0.1 से तो अच्छा खासा ज़्यादा है, 3 गुने से भी ज़्यादा है ये अल्फा। तो इसका मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, x कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आपने अगर इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, आंसर गलत आएगा। x को इग्नोर नहीं कर सकते तो फिर तो क्या है, फिर तो हमें pH फाइंड आउट करनी है, सब कुछ करना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक का मतलब सॉल्व क्वाड्रेटिक। देखें भी क्वाड्रेटिक में क्या बन गया, x स्क्वायर इज इक्वल 10 की पावर -7 माइनस 10 की पावर -4x। तो x स्क्वायर प्लस 10 की पावर -4x माइनस 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई -10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -8 प्लस 4 इन 10 टू द पावर -7 अपॉन 2। देखना अब इसको एक काम करो, 10 की पावर 40 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हो, तो रूट 41 हो गया। तो -10 की पावर -4 प्लस, अब अगर ये देखें तो ये हो गया 0.1 4.1 41 कर दो इसको, बल्कि इसको यूं भी ले सकते हो ना, 40 इंटू 10 टू द पावर -8, तो 41 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 2। अब 41 का स्क्वायर रूट 6 6 36 7 6.4 के आसपास कुछ, मैं अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूं, अप्रॉक्सीमेटली मान लो 6.4 आ गया। देखें 6.4 इंटू 6.4 कितना, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, 6 चौक 24, 6 36 और 2 38, 6 9 10 4, हाँ सही बैठ रहा, देखा सही बैठा। माइनस 10 टू द पावर -4 -1 इंटू 10 टू द पावर -4, कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी करें अपॉन 2, तो कितना 5.4 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4 है। ये वैल्यू आ गई x की, तो आ गया h प्लस कितना 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4m। तो pH कितनी, इसको ऐसे भी लिख दो, 27 इंटू 10 की पावर -5 भी लिख देते हैं। तो 5 माइनस, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 27 log 27 9 3 की पावर 3, तो 3 log 3, तो 5 माइनस 3 इंटू 0.48, 3 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 1.44, तो कितना हो गया ये 3.56, ये pH आ गई। दैट्स इट, यही आंसर है बस। अगर मान लो क्वाड्रेटिक सॉल्व ना करते, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो अल्फा की वैल्यू काफी ज्यादा आ रही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर मान लो गलती करते और हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते, तो डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते तो कैसे होता, pH इज इक्वल टू हाफ pKa 4 माइनस log C 10 टू द पावर -3, हाफ 4 प्लस 3 7 3.5 3.56, नहीं इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर आएगा, बट ऑप्शंस में यही होगा 3.56, 3.5 होगा और 3.56 होगा, तो योर आंसर शुड बी करेक्ट, आंसर शुड बी 3.56, दिस इज नॉट करेक्ट, शुड नॉट बी टेकन। तो सर pH में तो चेंज बड़ा थोड़ा सा ही आया, अरे भैया pH में चेंज थोड़ा सा ही आता है, 10 गुनी कंसंट्रेशन कर दो ना, 10 गुनी, तो भी pH में चेंज 1 का आता है। लॉगरिदम है ये, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, लीनियर वेरिएशन नहीं है। 10 गुनी कंसंट्रेशन करोगे तो 1 का चेंज,
100 गुनी कंसंट्रेशन घटाओगे या बढ़ाओगे तो 2 का चेंज आएगा पीएच में। इसलिए पीएच में बहुत लार्ज चेंज नहीं होता। गलती करोगे भी तो आंसर काफ़ी कुछ सिमिलर टाइप का दिखेगा, थोड़ा सा ही अंतर आएगा, बट उस अंतर में ही आपको -1 मार्क मिल जाएंगे, उसमें गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ध्यान दो, इसमें अगर पूछते ना कि बताओ फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन क्या है, तो कहाँ से निकालते? फिर फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन भी वही होती है जो H+ कंसंट्रेशन है, एंड अकॉर्डिंगली वी कुड हैव सॉल्व्ड। अच्छा, अल्फा भी निकालते तो अल्फा तो ये वाला तो चलेगा नहीं, ये अल्फा तो गलत है। क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं ये कैलकुलेशन हटा रहा हूं यहां से जरा, ताकि मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए। तो मान लो मुझे अल्फा निकालना हो फॉर्मिक एसिड का, करेक्ट अल्फा, तो अल्फा की परिभाषा क्या होती है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, यही परिभाषा होती है। लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूरी आयनिक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर यही चल रहा है यूं मान लो, क्योंकि जहां ये अप्रोक्सीमेशन आप सीख रहे हो, यही अप्रोक्सीमेशन पूरे चैप्टर में जहां तहां काम आएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मैंने परिभाषा बताई भी थी, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था, कितना खर्च हुआ अपॉन कितना लिया था, तो x अपॉन 10⁻³ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वी गॉट इट, कितना 2.7 10⁻⁴ अपॉन 10⁻³ 0.27 आ गई भाई, यही आंसर है। तो देख भी लो, अप्रोक्सीमेट अल्फा निकाला था तो 0.32 के आसपास आया, और एग्जैक्ट निकाला तो 0.27 के आसपास, तो काफी कुछ मैच तो कर रहा है, बट ये ले नहीं सकते, इसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस आ चुका है, कम से कम 15-20% का डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज में। 0.32 और 0.27 में करेक्ट वैल्यू के रेफरेंस में देखें तो 3 और 2 5, 5 और 3 करीब 17-18% का डिफरेंस है। अब बच्चों को कई बार ये चीज़ समझ में ना आती है कि डिफरेंस एरर कैसे निकालें। एरर तो यार देखो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, साइंस पढ़ रहे हो आप, थोड़ा सा जुटें, समझें और हमारी बातों को ध्यान से सुने, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। ये एक अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा तो रहेगी, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूरत पड़े तो एक बार खुद भी सॉल्व करना, और जरूरत पड़े तो दोबारा फिर देख करके पूरी बात समझना, एक एक शब्द चबा चबा करके समझना कि मैंने क्या बोला है। नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं, सिंपल, इसमें मैं कुछ एडिशनल चीजें पूछूंगा। यू हैव 0.1 m एक्वस CH3COH K दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। फाइंड फर्स्ट pH, सेकेंड एसीटेट आयन कंसंट्रेशन, थर्ड अल्फा ऑफ CH3COH, फोर्थ अल्फा ऑफ वाटर भी बतलाओ। यहां अटकते हैं बच्चे कि पानी का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना होगा। वैसे तो क्वेश्चन एकदम आसान है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, वीक एसिड का एक क्वेश्चन है। एक बार आप स्क्रीन पॉज करके जरा खुद ही सॉल्व कर लियो, एक बार जरा करियो तो। मैच करो अपने आंसर्स, देखो क्या आए। 0.1 m, पूरा तोड़ के लिखो भाई, इतनी सारी बातें हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से pH ही तो आ जाएगा, बाकी चीजें थोड़ी आएंगी। तो CH3COH एक्वस CH3CO- एंड H+, ठीक है। K दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। तो ये कंसंट्रेशन 0.1 थी, मान लो x टूट गया इक्विलिब्रियम पर, x बना, x को इग्नोर करना है या नहीं करना है, वो तरीका यही है कि अल्फा अप्रोक्सीमेटली निकाल के देख लो। स्क्वायर रूट के 2 × 10⁻⁵ अपॉन c 0.1, तो 0.1 का मतलब ऊपर गया 10, तो √2, तो √2 × 10⁻², ऑफ कोर्स विच इज लेस देन 0.1। तो आप x को इग्नोर कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। बाकी तो k का एक्सप्रेशन 2 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू x × x अपॉन 0.1 - x, x को इग्नोर कर दिया
क्योंकि x की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है, तो x कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू 0.1। ध्यान से सुनना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो x की वैल्यू आ गई √2 10 टू द पावर -3 है। ठीक है, तो pH कैलकुलेट कर लो यहीं से, वैसे तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते थे, बट अब चलो मैंने x निकाल ही दिया तो कर लेते हैं। तो pH इज इक्वल टू 3 माइनस हाफ इंटू लॉग 2.3, तो कितना 2.85। आप अगर चेक करोगे तो भी यही आएगी, डायरेक्ट फार्मूला लगाना। अच्छा, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो pH इज इक्वल टू हाफ pKa 4.7 माइनस लॉग C प्लस 1 5.7 अपॉन 2.85। देखो सेम वैल्यू आ गई, तो आप मत करो चाहे तो फॉर्मूला याद, आप तो ऐसे कर लो, हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट, ये तो पहला पार्ट हुआ। व्हाट इज एसीटेट आयन कंसंट्रेशन, आ गया वो भी साफ दिखाई पड़ रहा है। एसीटेट आयन कंसंट्रेशन x के बराबर है, तो x विच इज इक्वल टू √2 10 टू द पावर -3m। एक आंसर ये भी हो गया। तीसरा, व्हाट इज अल्फा ऑफ एसिडिक एसिड, आप ध्यान से सुनना। एसिडिक एसिड का अल्फा कितना टूटा एसिडिक एसिड अपॉन कितना लिया था, कितना टूटा x, कितना लिया था 0.1, और x की वैल्यू √2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.1, तो वैल्यू √2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये आ गई, डायमेंशनलेस है, वो वही वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की थी। फोर्थ, हाँ ये है बात कि वाटर का अल्फा भी निकालना है, तो वाटर का अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। जब भी वाटर का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना हो, वाटर का अपना इक्विलिब्रियम लिख लो, H++ OH-, कंसंट्रेशन 1000/18। मान लो इसमें से y खर्च हुआ, x मत लो, x तो हम पहले ये ले चुके, तो y खर्च हुआ, तो क्या बना ये y, क्या बना ये y, बट नहीं, H+ तो एसिडिक एसिड से भी आया है, कितना x। अब एक बात तो क्लियर है, ये पानी भाई एसिडिक एसिड से जो आने वाला है H+ है x, दिस इज मच ग्रेटर देन कमिंग फ्रॉम वाटर। वाटर का इक्विलिब्रियम वाटर से आने वाला H+ बहुत कम होगा, इग्नोर करते हैं हम, तो इसका मतलब y इज मच लेस देन x। तो y को तो उड़ा दिया, उड़ा दो इन कंपेरिजन। समझ रहे हो क्यों उड़ा रहे हैं? पानी से आने वाला H+ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू H+ कमिंग फ्रॉम एसिडिक एसिड, क्योंकि वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बहुत ही कम है। तो बाकी Kw तो पता ही है ना, तो Kw इज इक्वल टू x + y, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH माइनस y को यहां इग्नोर कर दिया। सर यहां भी कर दो, इग्नोर हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, गुणा भाग में ना है। अगर तुम अगर यहीं होते ना, मान लो क्लास में एक आध पढ़ जाता बढ़िया वाला, एक पढ़ जाता झन्नाट से बढ़िया वाला, झंझन आ जाता है, फिर सारी जिंदगी याद रहता कि इग्नोर हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, गुणा भाग में नहीं। इसका हमने एक खाया बढ़िया वाला चपाट, खैर अभी भी याद रहेगा। तो यहां से जरा सॉल्व करिए, तो x की वैल्यू तो पता ही है, कितना आया था x √2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू y, कैलकुलेट करो 10 की पावर -14, तो y की वैल्यू आ गई 1/√2 10 टू द पावर -11। ये इतना टूटा वाटर। बाकी वाटर का अल्फा क्या होगा, अल्फा ऑफ वाटर, किसी का भी अल्फा क्या होता है, कितना टूटा बटा कितना लिया था, इससे बढ़िया कोई परिभाषा ही नहीं। कितना टूटा y अपॉन कितना लिया था 1000/18, तो 18 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू y की वैल्यू 1/√2 इंटू 10 टू द पावर -11, 11 और 3 14, तो 18/√2 इंटू 10 की पावर -14। ये है बस आंसर, फर्दर चाहो तो सॉल्व कर लेना। दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा। मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान देंगे और केयरफुली सॉल्व करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा सॉल्व करेंगे, खासकर आखिरी वाला पार्ट। वाटर का अल्फा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकालना है तो परिभाषा क्या, कितना टूटा अपॉन कितना लिया था।
अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस कारण से बना? ये आखिरी वाले पार्ट की वजह से। ये वाला पार्ट 2 बार करो, 3 बार करो, अपने आप सॉल्व करो, यू विल हैव द फीलिंग मेन आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। अब ये समझ में आ गया तो बस लाइफ जिंगालाला होगी आपकी। समझ गए? नोट करो। तो हाँ भाई बच्चों, क्वेश्चन जबरदस्त था, पढ़ लिया आपने। चलो इसी से संबंधित कुछ और बात भी करते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं। 2 एसिड दे देंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग के होंगे, और रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेंगे। तो ऑब्वियसली रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा H+ दे। क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं, मान लो फाइंड रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 MCH3COOH जिसका K दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। फाइंड रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेटिव टू 0.1 MHCOOH जिसका K दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵। मान लो ये वैल्यू है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी हो तो H+ कमिंग फ्रॉम, भाई जो ज़्यादा H+ देगा वही ज़्यादा एसिडिक है। तो H+ कमिंग फ्रॉम CH3COOH अपॉन H+ कमिंग फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, यही फाइंड आउट करना है। यही है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। यही है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। अब H+ कंसंट्रेशन कैसे होती है? अब कोई भी वीक एसिड है, ये तो पता है, आपने अभी पढ़ के चुके हैं। H+ एंड A-, मान लो कंसंट्रेशन C00, C1- अल्फा, C अल्फा, साफ दिखता है H+ कंसंट्रेशन किसके बराबर है? C अल्फा के बराबर। ऐसे लिखते हैं हम। तो यहाँ क्या बोलोगे? दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन C × अल्फा। अच्छा, अल्फा क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो लेते हैं वो लेते हैं C × अल्फा √K/C। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अल्फा को इग्नोर किया हुआ है इन कंपैरिजन टू 1 इस फॉर्मूले में, तो √K/C। ये है कंसंट्रेशन ऑफ H+ फॉर द वीक एसिड। कब? व्हेन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0.1। इस तरीके से तो H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू √K/C। जरा देखना, एसिडिक एसिड का √K/C, K 2 × 10⁻⁵ × C 0.2 अपॉन √5 × 10⁻⁵ × 0.1। ये कैंसिल आउट हो गया। जब स्क्वायर रूट में लोगे तो 2/5 और ये 2/1, 4/5, तो बस 4/5 √4/5 स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 कर लेना सॉल्व, जो भी आएगा बस यही आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। समटाइम्स पूछते हैं। ऐसी एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, आइसोहेड्रिक सॉल्यूशन, वो भी लिखो। आइसोहेड्रिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस जो सेम, मान लो 2 अलग अलग सॉल्यूशन हैं, एक बीकर में एक सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में दूसरा सॉल्यूशन, और यदि ये सॉल्यूशंस आयोनाइज होने के बाद कोई कॉमन आयन बनाते हैं और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सेम हो, देन वी विल कॉल देम टू बी द आइसोहेड्रिक सॉल्यूशन, ताकि इनको मिक्स करने पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट चेंज्ड। मान लो एक एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है, एक फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन आयोनाइज होकर के H+ दे रहा है, ये भी आयोनाइज होकर H+ दे रहा है, और H+ की कंसंट्रेशन इस एसिडिक एसिड में और इस फॉर्मिक एसिड में दोनों में बराबर हो, तो आप इन्हें जब मिक्स करोगे
तो कॉमन आयन के थ्रू ही तो ये कनेक्ट होते हैं, और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन अगर दोनों की सेम है तो आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करो, H प्लस कंसंट्रेशन वुड रिमेन सेम, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये है आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस। तो क्या है वह सॉल्यूशंस which furnish same concentration of common ion, and alpha of both the solutions or electrolytes remain unchanged on mixing. Solutions which furnish same concentration of common ion and alpha of both the solutions remain unchanged on mixing. ऐसे को बोलते हैं हम आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से चीजें बड़ी आसान सी होती हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, एक्स मोलर मान लो ऐसे ले लिया, एक्स मोलर एसिटिक एसिड जिसका K दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ इज आइसोहाइड्रिक विथ 0.5 m HCOH जिसका K मान लो कुछ 4 × 10⁻⁵ है, ऐसे दिया हुआ है। फाइंड X। क्वेश्चन एकदम आसान है। अब क्यों ना एक बार खुद ही कर लो। स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर तक पहुंचो, फिर चेक करना जो मैं बताऊंगा। डू इट। हाँ भाई, क्या आंसर आया? तो X मोलर CH3COH K दिया हुआ है, इज आइसोहाइड्रिक विथ 0.5 m। तो एक बात तो क्लियर है, एसिडिक एसिड भी कॉमन आयन क्या देगा? H प्लस देगा, और फॉर्मिक एसिड भी H प्लस देगा। तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। तो फॉर आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन concentration of common ion should be same, ताकि दोनों सॉल्यूशंस को मिलाओ तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन फिर भी सेम रहे और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसी का भी प्रभावित ना हो, वुड रिमेन सेम। तो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन शुड रिमेन सेम। तो इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम CH3COH इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम कॉमन आयन, तो यही होगा ना, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, H प्लस कंसंट्रेशन किसी वीक एसिड से तो कितना होता है? स्क्वायर रूट K कितना? 2 × 10⁻⁵ इंटू कंसंट्रेशन X मोलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मिक एसिड से आने वाला कितना K 4 × 10⁻⁵ इंटू कंसंट्रेशन 0.5। ये कैंसिल आउट हो गया, रूट से रूट हटा दो, तो 2x इज इक्वल टू 4 × 20 2, x इज इक्वल टू 1 मोलर। बस यही आंसर है बच्चों, दिस द आंसर। x की वैल्यू 1 हो गई, 1 मोलर। तो ये कई बार क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। अब आप किसी को आइसोहाइड्रिक की डेफिनेशन ही ना पता हो तो फिर तो वो ये सिंपल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो फिर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो आपसे ये कह दें कि pH ऑफ X मोलर HCl aqueous solution is 6.5. Find X।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद आप समझ गए हो मेरे जेस्चर्स से या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से। कितना समझ गए कितना नहीं, चलो देखते हैं। स्क्रीन को पॉज करो। बड़ा छोटा सा सवाल है। pH ऑफ x मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन इज 6.5। बताओ x की वैल्यू क्या होगी। स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। डू इट। किया, देखते हैं क्या किया। कई बार बच्चे बता देते हैं अच्छा ये HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो कंसंट्रेशन HCl की वही H+ की और pH दी हुई है 6.5, तो आंसर हो गया 10⁻⁻6 m। नहीं, गलत है वो। पहली बात तो ये सब आंसर ऐसे रिपोर्ट नहीं करते 10⁻⁻6 -7.5 और 7.5। 10 की पावर तो इंटीजर्स में देना पड़ेगा ना, तो चलो उसे ऐसा एडजस्ट कर लेंगे। बट ध्यान दो pH सॉल्यूशन की 6.5 है, और यदि 6.5 pH है तो इसका मतलब वाटर का प्रभाव लिया गया होगा। तो ये हमेशा याद रखो, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की pH यदि 6 और 8 के बीच में है तो वाटर का प्रभाव लिया जाना चाहिए। वाटर का प्रभाव, वाटर का इफेक्ट सब्सटेंशियल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। तो वाटर का प्रभाव तो लेना होगा। H2O का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, H+ + OH-। अब मान लो 1000/18, यही तरीका मैंने बता रखा है। मान लो इसमें से कुछ Y खर्च हुआ, तो क्या बोला Y, बट नहीं, HCl से और आएगा कितना, X मोलर, तो Y + X, यही हुआ। और क्लियर ये बात है कि pH ऑफ X मोलर HCl कंसेंट्रेशन 6.5 है, तो H+ कंसेंट्रेशन टोटल विच इज इक्वल टू X + Y, इट इज गिवन 10⁻⁻6, जैसे आप लिख सकते हो √10 × 10⁻⁻7 m। ठीक है, अब ये भी पता ही है कि H+ कंसेंट्रेशन इंटू OH-, तो Y + X इंटू Y इज इक्वल टू 10⁻14। अच्छा, Y + X की वैल्यू तो पता ही है ना हमें, 10 की पावर ये वैल्यू, तो √2 √10 × 10⁻7 इंटू Y इज इक्वल टू 10⁻14। यहाँ से Y की वैल्यू आ गई, अगर सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -1/√10 10⁻7 m आ गया। Y मतलब कंट्रीब्यूशन बाय वाटर, और X क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय HCl। हमें तो यही चाहिए था ना, X की वैल्यू चाहिए थी, तो X कितना हो गया, हमें पता है कि X + Y √10 × 10⁻7 है, तो फिर X की वैल्यू तो चाहिए हमें, तो √10 -1/√10 वैल्यू पुट कर लो इंटू 10⁻7 m। 10 - 1 9 9/√10 × 10⁻7 m। बच्चों ये है आंसर। कई बार बच्चों को लगता है सर क्या कर दिया आपने, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ना, आप x की वैल्यू 10 की पावर -6 मत बता देना, दैट इज रॉन्ग। वाटर का इफेक्ट लिया गया होगा, तो वाटर का इफेक्ट कंसीडर करते हुए देन यू विल हैव टू रिपोर्ट योर आंसर। सो दिस इज आंसर, दैट्स व्हाई आई सेड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की pH अगर 6 से 8 के बीच में है, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, कुछ भी हो, पानी का प्रभाव लिया गया होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 6 से कम है तो वाटर से आने वाला H+ नेग्लिजिबल है। किसी सॉल्यूशन की pH 8 से ज़्यादा है तो वाटर से आने वाला OH- नेग्लिजिबल है। तो जरूरत ही नहीं है वाटर के इफेक्ट को लेने की, बट वाटर का इफेक्ट मस्ट बी टेकन when the pH of the solution is in between 6 to 8। ये लिख लो, अपने हिंदी में लिख लो, आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हो, कि यदि किसी एक्वस सॉल्यूशन की pH 6 से 8 के बीच में है तो वाटर का प्रभाव पक्का लिया गया होगा। अकॉर्डिंगली यू शुड सॉल्व क्वेश्चन, लिख लो। समझ में आ गई बात? तो ये था। तो बच्चों हमने वीक एसिड की pH कैलकुलेशन करना पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया, पढ़ क्या रहे हैं हम, pH कैलकुलेशंस। pH कैलकुलेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गया, pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस मिक्सचर वाला हो गया,
पीएच ऑफ द वीक मोनोप्रोटिक एसिड या वीक मोनोएसिडिक बेस हो गया। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स और टू वीक बेसिस। लेट अस सी, पहले ये पूरी बात नोट कर लो जरा एक बार। तो लिखो हेडिंग, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स टू वीक मोनोएसिडिक बेस। दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड का मिक्सचर या दो वीक मोनोएसिडिक बेसिस के मिक्सचर का पीएच फाइंड आउट करना है। एक्वस सॉल्यूशन तो है ही। तो जैसे मान लो ये दो सॉल्यूशंस हैं, HA एंड HB, ये सॉल्यूशन है, इसी कंसंट्रेशन C1, इसी कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर है, बोथ वीक एसिड्स। दो वीक एसिड का मिक्सचर है, उसकी पीएच फाइंड आउट कर रहे हैं। तो भाई एनालिसिस तो देखो आसानी है, HA तोड़ोगे तो कैसे आएगा वो H प्लस एंड A माइनस। HB एक्वस ये हो जाएगा H प्लस प्लस B माइनस। और हर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब वीक एसिड है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होंगे। मान लो इसे बोल दिया K1, इसको बोल दिया K2। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर HA की है C1, तो C1 0 0, C1 में से X खर्च हुआ तो क्या बना X, क्या बना X, ठीक है। ये C2 है, इसमें से अगर Y खर्च हुआ इक्विलिब्रियम पे तो क्या बना Y, क्या बना Y। पर ध्यान दो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में। H प्लस पहली रिएक्शन से भी आ रहा है और H प्लस सेम कॉमन आयन दूसरी रिएक्शन से भी आ रहा है। यहां से X आया, यहां से Y आया, तो टोटल कितना हो गया X प्लस Y, Y प्लस X। कौन सा केस बन गया ये, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मैंने कहा भी था जब आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि इसका यूज खूब आएगा, खूब जम के आएगा आयनिक में। आ गया देखो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि H प्लस दोनों सोर्सेस से आ रहा है, पहली रिएक्शन से X आया, दूसरे से Y आया, तो टोटल कितना हो गया X प्लस Y, ये हुआ। अब K1 किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, तो कितना X प्लस Y इंटू X अपॉन C1 माइनस X, इक्वेशन नंबर 1। K2 तो क्या बोल दी X प्लस Y इंटू Y अपॉन C2 माइनस Y, इक्वेशन नंबर 2। अब कहने को तो वैसे दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और दो ही अननोन है X एंड Y। C1 C2 तो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, K1 K2 एसिड्स के हमें दिए हुए होंगे, दो ही अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन, कहने को तो सॉल्व कर लो, हो गया बस। ऐसे ना होता है, दो लीनियर इक्वेशंस हों और दो अननोन हो तब तो बड़ा आसान है सॉल्व करना। बट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हों X और Y में और दो अननोन हो, आप लगे रहो घंटे भर भी लगे रहोगे तो भी वैल्यू ना निकल के आएंगी। इनके तो स्पेशल मेथड्स होते हैं जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी है। नाउ आपको अप्रॉक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा, यू आर फोर्स्ड टू टेक अप्रॉक्सीमेशन हियर। हालांकि अप्रॉक्सीमेशन लेना भी चाहिए, उससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कैलकुलेशंस में एरर बहुत नेग्लिजिबल हो और आंसर आसानी से आ जाए, इससे बढ़िया क्या बात। तो क्या अप्रॉक्सीमेशंस करेंगे, तो लिखो सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। क्या सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन, एक तो X को उड़ा सकते हैं C1 के मुकाबले में, एक Y को इग्नोर कर सकते हैं C2 के मुकाबले में। मगर इग्नोर ऐसे थोड़ी करेंगे, जब करेंगे जब α1 एंड α2 मतलब HA का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और HB का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 0.1 से कम हो। और अल्फा कब कम होता है, जब K की वैल्यू हाई हो और K की वैल्यू लो हो और कंसंट्रेशन हाई हो। तो कह सकते हैं पहला अप्रॉक्सीमेशन तो यही हो गया कि इफ, पहला क्या, बस यही अप्रॉक्सीमेशन है, इफ
alpha 1 of Ha and alpha 2 of Hb लेस देन इक्वल टू 0.1 है। और ये 0.1 कब होगा, मतलब कम कब होती है ये वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कम कब होती है, जब K स्मॉल हो एंड कंसंट्रेशन हाई हो। व्हेन K इज लो एंड कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, तब होता है ऐसा। और आपको तो पता है अल्फा अप्रॉक्सीमेटली अगर निकालना हो तो उसका तरीका है, सब कुछ पढ़ चुके हो, K/C। तो K लो हो, C हाई हो, तो ये वैल्यू काफ़ी लो आएगी, तो आप आसानी से इग्नोर कर सकते हो। अगर ऐसा लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ K/C पहले वाले के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ K/C दूसरे वाले के लिए। आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया दोनों का, 0.1 से कम आ रहा है, वेल एंड गुड। X कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू C1, Y कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू C2। तो इन केस में, इस केस में क्या करें, सो नाउ X is much less than C1, Y is much less than C2, तो C1 minus X can be taken C1, C2 minus Y can be taken C2। ये अप्रोक्सीमेशन लिया, जैसे ही अप्रोक्सीमेशन लोगे तो इक्वेशन क्या बनी, ये उड़ गया, X उड़ गया, Y उड़ गया, C1 को इधर ले आओ तो क्या बन गया, X इंटू X प्लस Y इज इक्वल टू Ka1 C1, y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू Ka2 C2। अब ये इक्वेशन आ गई, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 3, 4। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये इनकी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फॉर्मूला तो ठीक है ही, अभी आएगा फॉर्मूला, बट मैं कह रहा हूँ ना, आयनिक में इतने ज़्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं कई बार कि फॉर्मूले याद करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बच्चों को ये बेसिक जो एनालिसिस है, तोड़ के लिखने वाला, पोस्टमार्टम वाला, वो याद रखना चाहिए ताकि क्वेश्चंस आसान। अच्छा, टाइम नहीं लगता, कई बार ऐसा लगता है कि तो इतना लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। जब प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फिर आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। जरा इनको ऐड करो, 3 + 4 को ऐड करोगे तो ये x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1 C1 प्लस K2 C2। तो फिर h प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर है, जरा देखना, x प्लस वाई के बराबर, तो ये x प्लस वाई आ गई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। दैट्स इट। H प्लस आ गया तो pH भी कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, 2 वीक एसिड हैं तो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हुई, स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। अगर 3 एसिड होते, मान लो एक और एसिड होता HC, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3। कोई बड़ी बात ना है, जितने एसिड होते उनके जोड़ तो चले जाते। H प्लस आ गया तो pH कैन बी कैलकुलेटेड। आ गई pH, यही मेन पर्पस होता है। समझ गए बात को। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, नहीं हमें तो A- की कंसंट्रेशन बताओ इक्विलिब्रियम पे, हमें तो B- की कंसंट्रेशन बताओ। तो अगर मुझे A- की कंसंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पर, तो वो तो x के बराबर है ना, तो x की वैल्यू भी कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। कैसे, x इंटू एक्स प्लस वाई पता है और x प्लस वाई पता है, डिवाइड कर दो तो x आ गया, तो कितना, K1 C1 अपॉन रूट ऑफ सिमिलरली B- कंसंट्रेशन मुझे चाहिए जो y के बराबर है, तो क्या लिख दूं, K2 C2 अपॉन रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। तो ध्यान दो बच्चों, ये तरीका है। तो A- और B- की कंसंट्रेशंस वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। जरूरत पड़ने पर चाहो तो फॉर्मूले याद रख लो, नहीं तो फिर तोड़ के लिखो। लिखने में कुछ ही सेकंड लगते हैं, फटाफट सटासट लिखते हो आप, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। नोट करिए बच्चों, एक क्वेश्चन भी लेंगे इसके ऊपर, विल टेक 1 क्वेश्चन ऑन इट, नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन अब आप ही सॉल्व करो। अब तो फॉर्मूले आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व भी तो करना है। मान लो कोई ये ऐसे बोल दे, फाइंड pH of pH of a solution
obtained by mixing the following। एक बड़ी खास बात आएगी अभी क्वेश्चन में, थोड़ा सावधान रहना। अच्छा, देखता हूं मैं कितना ध्यान रखते हो तुम। तो फाइंड pH of the solution obtained by mixing the following: 1 liter 0.4 m CH3 COH aqueous प्लस 1 मान लो 1.5 लीटर 0.05 m। कैलकुलेशन अननेसेसरली आसानी रखते हैं थोड़ा सा, क्यों उसे बढ़ाएं। 2 लीटर 0.3 m, ठीक है, 0.3 m HCOH एक्वस, इनको मिक्स किया। अच्छा, क्वेश्चन में K दिया हुआ है, HCOH के लिए 5 × 10⁻⁻⁴ -5 ले लो, और K दिया हुआ है एसिटिक एसिड के लिए 2 × 10⁻⁻5। करो सॉल्व क्वेश्चन। हो सकता है कैलकुलेशंस में थोड़ा ज़्यादा रहे, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करो। कंसेप्चुअली यू हैव टू गो करेक्ट, डू इट। क्या क्या आंसर आया बताओ, देखो क्वेश्चन को। फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग। देखो, दो सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन चेंज होंगी। कई बार बच्चे पूरा फार्मूला लगा देते हैं, C1 ले लेते हैं 0.4 m, कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के C2 ले लेते हैं 0.3 m, और फटाफट फार्मूला लगाते हैं और सोचते हैं सब कुछ बढ़िया जा रहा है। सब कुछ गलत हो रहा है। जब दो सॉल्यूशंस को मिलाया, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हुआ, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगी ना। दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती हैं। तो आप तो पहले निकाल लो CH3COH की जो कंसंट्रेशन है मिक्सिंग के बाद, वो कितनी हो गई। CH3COH के मोल्स, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.4 इंटू इतने मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 + 2 3, तो 0.4/3m। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालोगे फाइनल, तो कितनी मोलैरिटी 0.3 इंटू वॉल्यूम 2 लीटर अपॉन 1 + 2 3, तो 0.2m। ये वैल्यूज आ गई। देखो कंसंट्रेशन चेंज, ये है फाइनल कंसंट्रेशन। अब दो वीक एसिड का मिक्सचर है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। हमें तो pH चाहिए, तो H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर, स्क्वायर रूट K1C1 + K2C2। और जब K1 कितना देखना, मान लो एसिडिक एसिड के लिए ले रहे हैं, तो 2 × 10⁻⁻5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड 0.4/3 प्लस Ka 5 × 10⁻⁻5 इंटू कंसंट्रेशन व्हाट, फॉर्मिक एसिड की 0.2। अगर आपने ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं करी ना, तो बस कभी आंसर नहीं आएगा। आपका ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये भी है कि जब भी हम दो सॉल्यूशंस मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन उनकी चेंज हो जाती है। हाँ, तो सर इससे पहले तो आपने ना करा था ये सब, जो हमने डेरिवेशन किया था, कौन सा वाला, ये वाला देखो, ये तो सर इसमें तो आपने कुछ लिया ही नहीं, C1 C2। अरे मैंने मिलाया, मैंने कहाँ कहा कि मैंने मिलाया इनको। मैं तो ये कह रहा हूँ ऑलरेडी सॉल्यूशन है, उसमें कंसंट्रेशन फाइनली HA की C1 है और HB की C2 है। मैंने कहाँ किया कि मिक्स किया, मैंने किस रेशियो में मिक्स किया, कौन से वॉल्यूम के रेशियो में मिक्स किया, कहाँ कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब ये फाइनल कंसंट्रेशन थी, यहाँ नहीं था, यहाँ मिक्स किया था। अब बस सॉल्व कर लेंगे। मोलर आ गई कंसंट्रेशन, तो कितना 0.8/3 प्लस 5 दूनी 10 1 × 10⁻⁻5m, तो 3.8/3, तो √3.8/3 × 10⁻⁻5
-2.5 तो बस pH कितनी हो गई 2.5 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 3.8 माइनस लॉग ऑफ, ये गुणा भाग आनी चाहिए भाई, हाफ क्यों, स्क्वायर रूट था उसका फैक्टर लेकर के, अब बस सॉल्व कर लेना यार, मैं तो अब क्या करूँ, यू कैन अकॉर्डिंगली सी इसको। 3.8 इज़ वेरी क्लोज टू 4, तो log 4 की वैल्यू 0.6 आती है, तो 0.58 ले सकते हो, वो 0.48 ले सकते हो, तो 0.58 0.48 0.1 के आसपास आ गया, 0.05 घटाओगे तो लगभग देख लेना 0.05 2.45 के आसपास की pH देख लेना। आंसर चेक योर आंसर, चेक कर लेना, चेक कैलकुलेशंस। मतलब मैंने तरीका बता दिया कि हाउ टू प्रोसीड इन सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्या पढ़ लिया हमने, pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू वीक एसिड्स। अच्छा 2 वीक एसिड्स थे, अब मैंने यहाँ पे अगर 2 वीक बेसिस होते तो बिल्कुल डेरिवेशन सिमिलर होता और फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन होता, नोट करके लिखेंगे, पहले पूरी बात लिख लो। लिखो ऐसे नोट करके, क्या पॉइंट, फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 वीक मोनोएसिडिक बेसिस, दो वीक मोनोएसिडिक बेसिस हों तो क्या, जैसे BOH B1OH B2OH, तो ऑब्वियसली इनका आयोनाइजेशन कैसे होगा, B1 प्लस प्लस OH माइनस B2 प्लस प्लस OH माइनस। मान लो इसी कंसेंट्रेशन C1 माइनस X, क्या बनता X, क्या बनेगा X, C2 माइनस Y, क्या बनेगा Y, क्या बनेगा Y, बट कॉमन आयन कौन है, बताओ कॉमन आयन कौन है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ये, एक ही सॉल्यूशन में, एक ही डब्बे में, एक ही सॉल्यूशन के अंदर कॉमन आयन फर्निश हो रहा है OH माइनस, X पहले से आया Y दूसरे से, तो टोटल X प्लस Y, यहाँ Y प्लस X, तो इसका KB1 होगा, इसका KB2 होगा, एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस होगा, बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस होगा। अप्रोक्सीमेशन करोगे, X को उड़ा दोगे, Y को उड़ा दोगे, X और Y को उड़ाए बगैर काम नहीं बनेगा C1 C2 के कंपैरिजन में, उड़ाते हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, कह चुका हूं। हाँ तो बस इनको करोगे तो फाइनली OH माइनस की कंसेंट्रेशन जो आएगी ऑन सॉल्विंग, दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ, बिल्कुल वही फार्मूला जैसे वहां था 2 वीक एसिड, तो क्या फार्मूला था, H प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K1C1 प्लस K2C2। अब H प्लस की जगह क्या हो जाएगा, OH माइनस बेस है ना, और K1 की जगह KB1 इंटू C1 KB2 C2 एंड लाइक दैट यू कैन सॉल्व। अगर 3 मान लो वीक बेस का मिक्सचर होते तो क्या जोड़ देते, KB1 C1 प्लस KB2 C2 प्लस KB3 C3, सो लाइक दैट यू कुड डू। इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई बात समझ में, एक बार OH माइनस आ गया, नाउ pH कैन बी कैलकुलेटेड। बाकी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बोलेगा कि नहीं मुझे तो B1 प्लस की कंसंट्रेशन बताओ, तो बस X कैलकुलेट कर लेना, इक्वेशंस पता होंगी, फिर तो तोड़ के लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा। कहे क्वेश्चन के B2 प्लस की कंसंट्रेशन बताओ इक्विलिब्रियम पर सॉल्यूशन में क्या होगी, तो Y बता देना, Y कैलकुलेट कर सकते हो आप, यू कैन डू इट, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, X प्लस Y के बराबर। X प्लस Y पता होगा कि, अब ये क्वेश्चन में डेटा तो दिया हुआ ही होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि ब्लैंक कॉपी है या स्क्रीन ब्लैंक है बोले सॉल्व करो, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, क्वेश्चन दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा प्रॉपर्ली, तभी तो सॉल्व करेंगे। कम डेटा से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ज्यादा डेटा में भले ही हम किसी डेटा को रिडंडेंट माने, रिडंडेंट मतलब फालतू का डेटा दे देते हैं, काम में आता नहीं है, तो वो भले ही यूज कर ले हैं, वो भले ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लिखो एक बार, नोट करो पूरी बात।